तो हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में मारा जा चुका है। उसकी मौत को 5 दिन बीत चुके हैं। हानिया के सुपुर्दे खाक होने के बाद हमास का अगला मुखिया कौन होगा? इजराइल को चैलेंज देने के लिए हमास की कमांड किस लीडर को सौंपी जाएगी? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की कृपा किस पर बरसेगी? ये तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। ऐसी खबरें हैं कि हमास का नेतृत्व अब एक ऐसा खूंखार और शातिर शख्स करेगा जो हमेशा से इजराइल के लिए सिरदर्द रहा है और जिसे कभी नेतन्याहू का दिया हुआ जहर भी नहीं मार सका था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। हमास चीफ हानिया का अंत। हमास का अगला चीफ जिंदा शहीद। जिंदा शहीद, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमास का एक ऐसा लीडर जिसे वर्ष 1997 में मोसाद एजेंट के जरिए जहर देकर मारने की कोशिश की गई। बाद में नेतन्याहू खुद उसे बचाने को मजबूर हुए। हमास के इतिहास का यह अनोखा पन्ना पलटने से पहले उस शख्स से मिलिए। नाम है खालिद मशाल, हमास का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर नेता। जिसे हानिया के मारे जाने के बाद हमास का नया चीफ बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ गाजा पट्टी में हमास के नेतृत्व में नई सरकार का ऐलान भी किया जा सकता है। खालिद मशाल के बारे में डेवलपमेंट यह है कि हानिया को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने खालिद मशाल को तेहरान आने का निमंत्रण दिया है। कहा जा रहा है कि तेहरान में मशाल से मुलाकात के बाद उसे हमास का नया चीफ घोषित किया जा सकता है। लेकिन सवाल है, मशाल ही क्यों? याहिया सिनवार जैसे दूसरे ताकतवर नेता क्यों नहीं? हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्थापना साल 1992 में की गई थी। कभी पेशे से शिक्षक रहा खालिद मशाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। वो 1996 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया बना था और इस पद पर 21 साल तक काबिज रहा। वर्ष 2017 में अवधि सीमा खत्म होने के बाद मशाल हमास के मुखिया के पद से हटा और उसी के बाद इस्माइल हानिया अगला चीफ बना। मशाल के इस ऐलान के 7 साल के बाद अब हानिया का अंत हो चुका है। उसके मारे जाने के बाद से हमास चीफ का यह पद फिर से खाली है। खालिद मशाल इस कुर्सी का सबसे प्रबल दावेदार है। खालिद मशाल हमास की विदेश नीति का बड़ा चेहरा है। कूटनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। हमास के कई बड़े नेताओं पर यात्रा से जुड़े प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन मशाल हमेशा इन प्रतिबंधों से अछूता रहा है। मशाल की ताकत का अंदाजा 1997 की एक ऐतिहासिक घटना से लगाया जा सकता है। मशाल उस वक्त जॉर्डन के दौरे पर था। वहीं पर मोसाद के एजेंट ने उसे जहर दे दिया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद जब मौके से मोसाद एजेंट भागने लगा तो उसे पकड़ लिया गया और इसमें इजराइल की भूमिका उजागर हुई।
मशाल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसकी सांसें धीमी हो रही थी। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए एंटीडॉट की मांग की। तब जॉर्डन किंग हुसैन ने इजराइल को शांति समझौता तोड़ने की धमकी देते हुए फौरन एंटीडॉट भेजने को कहा। शुरुआत में इजराइल ने इस घटना में शामिल होने से इंकार किया। तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को हस्तक्षेप करना पड़ा, नेतन्याहू को समझाना पड़ा। तब कहीं जाकर इजराइल ने जॉर्डन में एंटीडॉट भेजा। नेतन्याहू ने इस घटना के बाद जॉर्डन का दौरा भी किया था। किंग हुसैन से मिलकर माफी मांगी थी। ये पहली बार था जब इजराइल ने अपने ही किसी दुश्मन की जान बचाई थी। खालिद मशाल का नाम उस घटना के बाद से जिंदा शहीद पड़ा। वैसे नए हमास चीफ के लिए खालिद मशाल के नाम पर मुहर लगाना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि वो ईरान, कतर और ऐसे दूसरे कई देशों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। वो दोहा में रहता भी है। जबकि गाजा की सुरंगों में इजरायली हमलों से बचते छिपते फिर रहे याहिया सिनवार के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। ये बात और है कि ईरान वर्ष 2011 से खालिद मशाल से नाराज है। सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों के विद्रोह को खालिद मशाल के खुला समर्थन देने से चिढ़ा बैठा है। लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि ईरान को खालिद मशाल के नाम पर मन मारकर सहमति जतानी पड़ रही है। और दुनिया के 3 देशों में 46 करोड़ की आबादी हिंसा, उपद्रव, उत्पात और दंगों की आग वाली तपिश झेल रही है। ब्रिटेन में दंगों का राउंड 2 शुरू हो चुका है। इंग्लैंड के लीड्स शहर के बाद एक नया शहर नफरत की लपटों में झुलस रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत का नया बिगुल बजा है और ढाका एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का गवाह बन रहा है। तीसरा मुल्क नाइजीरिया है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दंगे हो रहे हैं। अब हम यूरोप से अफ्रीका तक दंगों वाली ग्लोबल फाइल्स खोलने जा रहे हैं। Il est plein, il est chaud. यूरोप से बांग्लादेश, ब्रिटेन से नाइजीरिया तक हिंसा, उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ के दृश्य दिख रहे हैं। ब्रिटेन में नफरत वाले उत्पाद का ब्लास्ट है तो बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ आक्रोश की आग है। नाइजीरिया बढ़ती महंगाई के खिलाफ क्रोध की अग्नि में उबल रहा है। सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की दंगा फाइल्स खोलते हैं क्योंकि यहाँ हिंसा उपद्रव वाली लपटें तेजी से फैल रही हैं। ढाका से हिंसा के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, दहशत से भरने वाले हैं। प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहां शाहबाग इलाके में पीजी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे हैं। इसमें युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। इनके हाथों में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक देखे जा सकते हैं। सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस्तीफे की मांग उठ रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर आर्मी टैंक्स के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कई जगहों पर लोगों की भीड़ टैंक के साथ चल रहे सैनिकों से उलझ रही है। वीडियो को देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी सेना के टैंक पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सेना के जवानों के पास सिवाय तमाशा देखने के और कोई विकल्प नहीं था। लोगों की भीड़ ने टैंक को घेर लिया और जमकर नारे लगाए। अब जरा इस दृश्य को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने फुट ओवर ब्रिज पर धावा बोल दिया। यहां लगे बैनर पोस्टर को फाड़कर फेंक दिया। कुछ जगहों पर बाजारों में दुकानों को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। हालात बेकाबू होता देख कुछ जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी है, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ पीछे नहीं हट रही है, बल्कि सीना तान कर गोली खाने को भी तैयार खड़ी है। ढाका से एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें हजारों की संख्या में रिक्शा चालक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। शनिवार से एक बार फिर पूरे देश में टकराव का दौर शुरू हो गया है। राजधानी ढाका के साथ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका की मुख्य सड़कों को घेर लिया है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के वार्ता के न्योते को भी ठुकरा दिया है। बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी है। नई आरक्षण प्रणाली के खिलाफ बीते एक महीने से बांग्लादेश में दंगों के हालात हैं। पुलिस और प्रशासन हिंसा को रोकने में असफल साबित हो रहा है। यहां आरक्षण विरोधी हिंसा प्रदर्शन शुरू होने के बाद अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार से टकराव का नया दौर शुरू हुआ है। बांग्लादेश से अब ब्रिटेन चलते हैं। वहां भी जबरदस्त दंगे हो रहे हैं। इंग्लैंड में बार बार हिंसा की चिंगारी भड़क रही है और नई सरकार के सामने चुनौतियां खड़ा कर रही है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन बीते 13 साल में सबसे बड़ा दंगा झेल रहा है। हिंसा की लपटें उस वक्त भड़की जब उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। अलग अलग शहरों में दंगे शुरू हो गए। गाड़ियों वाहनों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों बाजारों को टारगेट किया गया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की तो हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को पहले उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। बेलफास्ट, मैनचेस्टर और नॉटिंगम में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हुई है। ब्रिटेन में हिंसा की लपटें एक अफवाह के कारण और तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया गया कि चाकूबाजी की घटना का आरोपी इस्लाम से जुड़ा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
इसके बाद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया। बार बार देश में हो रही हिंसा की घटनाएं ब्रिटेन की नई सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के ही लीड्स शहर में हिंसा भड़की थी। यहाँ भी सड़कों पर जमकर उपद्रव और उत्पात हुआ था। दरअसल ब्रिटेन में भड़क रहे दंगों की जड़ में शरणार्थी संकट और बदलती डेमोग्राफी है। ब्रिटेन के कई शहरों में अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और उनके बीच टकराव बढ़ रहा है। बांग्लादेश और ब्रिटेन के साथ दुनिया का एक और देश इस वक्त दंगों की आग में जल रहा है। ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ जब जनता का धैर्य जवाब दे गया तो उसने गुस्सा शांत करने के लिए प्रदर्शन का रास्ता तैयार कर लिया। नाइजीरिया के कई शहरों में प्रदर्शनकारी जरूरी चीजों के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और टकराव शुरू हो गया। जैसा कि अक्सर दंगों में होता है, जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई, दुकानों में लूटपाट हुई और पुलिस कर्मियों पर भी हमले किए गए। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जारी दंगों में अब तक 13 की जान जा चुकी है। हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लोगों के वेतन में वृद्धि कर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लिहाजा विरोध प्रदर्शन की लपटों का दायरा पूरे देश में फैलता जा रहा है। ब्रिटेन, बांग्लादेश और नाइजीरिया, दुनिया के इन तीनों देशों को मिलाकर करीब 46 करोड़ की आबादी इस वक्त दंगों का दंश झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब चीन के कर्ज जाल से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं। असल में ये चीन का कर्ज जाल नहीं है, बल्कि छोटे और गरीब देशों के लिए ड्रैगन का माया जाल है, जिसपे फंसकर पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। वो चीन के सामने कटोरा लेकर कर्ज में रहम की भीख मांग रहा है, तो पाकिस्तान की बदहाली देखकर नेपाल सतर्क हो चुका है और चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI से दूरी बनाता दिख रहा है। चीन का कर्ज जाल पड़ोसी देशों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। इसमें फंसकर छोटे देश ऐसे बर्बाद होते हैं कि उनके लिए भारी भरकम कर्जों से उबर पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब कर्जदार देश के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। चीन से भारी भरकम कर्ज लेने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कुछ वर्षों से यही हाल है। वो चीन के आगे हाथ फैलाकर मोहलत की भीख मांग रहा है। असल में शुक्रवार को PM शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक चिट्ठी लिखी थी। उनसे लोन पेमेंट को रिशेड्यूल करने की गुहार लगाई गई थी। खबर है कि चीन ने इस पर उन्हें कोई भाव नहीं दिया। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों 3 दिन तक इसी मांग को लेकर चीन में डेरा डाले रहे। ऑल वेदर फ्रंट को मनाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन चीन तब भी टस से मस नहीं हुआ। असल में पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज $26.6 बिलियन का है। यह कर्ज दुनिया के किसी भी अन्य देश से काफी ज्यादा है। चीन ने पाकिस्तान को यह कर्ज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर दिया है। CPEC को लेकर दोनों देशों में वर्ष 2015 में समझौता हुआ था। CPEC तभी से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। इस CPEC के तहत चीन ने पहले तो पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए। पाकिस्तान में बुनियादी ढांचों के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। $65 अरब के CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन को सीधे जोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन इसी प्रोजेक्ट के तहत चीनी कंपनियों की ओर से बनाए गए 9 पावर प्लांट पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन गए। इन पावर प्लांट के लिए दिया गया कर्ज और फिर उस पर चढ़ते बेहिसाब ब्याज ने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया।
अब हालात ये हो गए हैं कि चुनाव में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का झूठा वादा करने वाली शरीफ सरकार ने अचानक से महंगी बिजली करके सारा बोझ जनता पर डाल दिया है और जनता से चीन के कर्जे का ब्याज वसूला जा रहा है। भी नहीं कर पाते। चीन के इसी जाल में फंसकर पाकिस्तान परेशान है और नेपाल की जहां तक बात है तो चीन नेपाल को डरा धमकाकर वर्ष 2017 में किए गए PRI समझौते पर आगे बढ़ने के लिए दबाव बना रहा है। जून में चीन के उप विदेश मंत्री ने इसी सिलसिले में काठमांडू का दौरा भी किया था। लेकिन वहां से चीन को झटका मिलने वाला डेवलपमेंट यह है कि ओली की पार्टी CPN UML ने साफ कहा है कि वो PRI से पीछे भले न हटेगी, लेकिन भारत की संवेदनशीलताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओली जब इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने चीन के इशारे पर भारत के साथ नक्शा विवाद को बढ़ाया था। भारतीय इलाकों लेम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना बताया था। लेकिन इस बार ओली भारत समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर साझा सरकार चला रहे हैं और जानकारों के मुताबिक वो नेपाल में फिलहाल के लिए चीन के PRI को आगे बढ़ाने की मूड में नहीं है। और LOC और LAC पर भारतीय सेना को ज्यादा सशक्त और आधुनिक बनाने का काम तेजी से हो रहा है। सरकार ने सेना के लिए 100 नई और आधुनिक K9 वज्र तोप खरीदने का फैसला किया है। 38 से 40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साधने वाली ये नई स्वदेशी तोप चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को टेंशन देगी और भारत की आर्टिलरी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। एक मिनट में 9 धमाके। पंद्रह सेकंड में 3 राउंड फायर, यानी हर 5 सेकंड में प्रहार। यह दुश्मन पर भारत का वज्रपात है। ताबड़तोड़ बारूद उगलने वाली वॉर मशीन का नाम है K9 वज्र। होवित्जर, धनुष और K9 वज्र जैसी एक तोप का प्रहार भी दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा देता है। रेगिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर LOC और LAC के पास 4 साल से ऐसी एक नहीं बल्कि 100 K9 वज्र तोपें तैनात हैं।
भारत की इस आर्टिलरी शक्ति के सामने पाकिस्तान और चीन की एक नहीं चल रही। लेकिन सेना को और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि सरकार ने सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने को और मजबूत बनाने के लिए 100 K9 वज्र टी तोपें और खरीदने का निर्णय लिया है। ये नई K9 वज्र तोप पहले से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी तोपें पूरी तरह स्वदेशी होंगी। स्वदेशी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो भारत में ही 100 नई K9 वज्र टी तोप बनाएगी। नई और आधुनिक K9 वज्र तोपें जरूरत पड़ने पर चीन के छल का बारूदी जवाब देंगी, क्योंकि नई K9 वज्र तोपों की तैनाती चीन से सटे LAC के पास पहाड़ी इलाकों में की जाएगी। नई K9 वज्र तोप तेजी से गोले दागने और लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। K9 वज्र टी में 155 mm की तोप लगी है, जो 38 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसकी सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग प्रणाली 15 सेकंड में 3 राउंड तक तेजी से फायर करने की क्षमता इसे सेना के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। लेकिन K9 वज्र टी के नए वर्जन में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लाया जाएगा। इससे K9 वज्र टी तोप और सटीक और तेज हो जाएगी। K9 वज्र टी का डिजाइन ऐसा है कि यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मन को दहला सकती है। तपते रेगिस्तान से लेकर शून्य से काफी नीचे के तापमान में तैनात K9 वज्र टी सटीक काम करती है। लेकिन सेना ने जिन 100 नई K9 वज्र तोपों का ऑर्डर दिया है, ये और घातक हो जाएंगी। नई K9 वज्र तोपों को -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करने के लायक बनाने के लिए विंटर किट से लैस किया जा रहा है। नई K9 वज्र तोप में खास तरह की बैटरी और ल्यूब्रिकेंट होगा, जिन पर हिमालय की भयंकर ठंड का भी कोई असर नहीं होगा। K9 वज्र असल में दक्षिण कोरिया के K9 थंडर 155 mm तोप का भारतीय संस्करण है। K9 वज्र में भारत की जरूरत के हिसाब से इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस तोप के 80% से ज्यादा पार्ट भारत में ही बनाए जाते हैं। भारतीय सेना अपने तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारतीय सेना के पास अब 155 mm अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 गन भी है। इसकी खास बात यह है कि ये इतनी हल्की है कि इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हाई एल्टीट्यूड इलाके में पहुंचाया जा सकता है। भारत ने अमेरिका से 145 तोपों का करार किया था और सभी तोपें भारतीय सेना को मिल चुकी हैं। इन्हें लद्दाख के साथ साथ ईस्टर्न सेक्टर में LAC पर भी तैनात किया जा चुका है। ज्यादा कैलिबर मतलब ज्यादा घातक गन। इसलिए भारतीय सेना ने पिछले साल 155 mm आर्टिलरी गन के 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। लक्ष्य है साल 2040 तक सभी तोपों को 155 mm कैलिबर की करना। तोपखाने में अभी 105 mm कैलिबर की फील्ड गन भी है, लेकिन अब इन्हें फेज आउट करने की तैयारी है। सेना को 114 धनुष गन की भी 6 रेजिमेंट मिली है, जिसमें एक रेजिमेंट 2 साल पहले ही तैयार हो गई है। धनुष से लैस बाकी 5 रेजिमेंट भी साल 2026 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। K9 वज्र की तरह ही धनुष तोप भी दूर तक मार करती है। धनुष तोप मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है
ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के जरिए धनुष तोप एक टारगेट पर 3 से 6 गन फायर कर सकती है। धनुष गन का वजन 13 टन से भी कम है, जिससे इसे पहाड़ी और दूर के एरिया में ले जाना बहुत ज्यादा आसान है। एक तरफ तेजी से सेना की आर्टिलरी शक्ति बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के स्वदेशी टैंकों का डंका बज रहा है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने राजस्थान में पाकिस्तान से लगी लोंगेवाला सीमा पर गए, तब उन्होंने अर्जुन टैंक की सवारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास जाकर अर्जुन टैंक की सवारी की, तो पूरी दुनिया का अर्जुन टैंक पर भरोसा बढ़ गया। नतीजा यह है कि आज दुनिया के कई देश पूरी तरह भारत में बने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। अर्जुन टैंक की रफ्तार इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अर्जुन टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। 10.6 मीटर लंबे अर्जुन MK1 टैंक का वजन 58.5 टन है। अर्जुन टैंक में 8 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली 120 mm की गन लगी है। अर्जुन में लगी HCB 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन बेहद घातक है। अर्जुन टैंक अपनी सटीक थर्मल इमेजिंग से रात में भी ऑपरेट कर सकता है। अर्जुन MK1 टैंक के अलावा भारत को 2025 तक रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंक की कम से कम 1657 यूनिट मिल जाएंगी। भारत में T-90 टैंक का नाम भीष्म है। अर्जुन, भीष्म, धनुष और वज्र दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड से तबाही मच रही है। नदियां और नालों में इतना पानी आ गया है कि सड़क और पुल टूट रहे हैं। नदी किनारे के कई मकान भी सैलाब में समा चुके हैं। बेहिसाब रफ्तार से पहाड़ से उतरा पानी और रास्ते में आ गया ये लकड़ी का पुल। पुल नदी पार करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहां तो इतना पानी आ गया कि लहरें पुल के ऊपर से गुजरने लगी। चंद मिनट ही ये पुल सैलाब के वेग को सह सका। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है। यहां मूसलाधार बारिश के बाद बोनी गोल इलाके में फ्लैश फ्लड से जबरदस्त तबाही मची। ऊपरी चित्राल के इलाके में पुल घर सब तबाह हो गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां सैलाब की रफ्तार बेहद तेज है और लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जा रही। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नारन इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। मनूर नाला में सैलाब आने से कई घर बह गए। सड़क, पुल, बाजार सब सैलाब में समाते जा रहे हैं। भारी बारिश ने उत्तरी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पर्यटन के लिए मशहूर काघन घाटी में भी डरावना मंजर है। पुल बह जाने से इन इलाकों का संपर्क कट चुका है। महंदरी पुल नष्ट होने से घाटी में जाने का रास्ता बंद है। काघन घाटी में 15,000 से अधिक लोग फंस गए हैं। सरकार पर्यटकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में है।